Hello friends, in this video we are going to discuss about the financial services of financial system. As we know that financial system channelize the flow of funds from the surplus sector to the borrower or deficit sector. Basically financial system is a link between those savers who have surplus of funds and to those who are in need of fund. They are the deficit sector of द मार्केट. तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, एक लिंकेज का काम करता है, चैनलाइज करता है सेविंग्स को थ्रू इन्वेस्टमेंट. और फाइनेंशियल सिस्टम बेसिकली 4 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है. फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट या मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट. शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए वी यूज़ मनी मार्केट और लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए capital market further divided into 2 parts, primary and secondary. fresh shares के लिए primary market और stock exchange या secondary market के लिए हम लोग secondary market में जाते हैं. next है financial instrument. all those instrument which are in deal with the financial system like debentures, shares, bonds, preference shares are the types of financial instrument. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो फैसिलिटेटर होते हैं फाइनेंशियल सिस्टम में. जैसे बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं. ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पार्ट है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ वी शुड ऑल्सो डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल रेगुलेटर्स लाइक RBI, SEBI, IRDA, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया and Insurance Regulatory Development Authority of India. These are the financial regulator of financial system. And in this lecture we will discuss about the financial services. What are the various financial services which are being provided in the financial system, like credit rating, depository system, asset management system, investment banking, factoring. These all are the types of financial services. See, debit cards, credit cards, online share trading, depository services, housing finance, asset management, factoring, consumer finance, credit rating and investment banking. These all are we are going to discuss in this lecture. फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या करता है, कैपिटल क्रिएशन का काम करता है. ये भी एक मीडिएटर है जो कोई भी कंपनी अगर शेयर इशू करना चाहती है तो ये अंडर राइट कर लेते हैं शेयर्स को और आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं म्यूचुअल फंड्स को या प्राइवेट इन्वेस्टर्स को या स्टॉक एक्सचेंज को. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग a specific division of banking related to the creation of capital for other companies and government. See, this is an example of investment banking. This is an investment bank. NJ Limited. This company is coming up with an IPO, initial public offer. ये कंपनी अपने फ्रेश शेयर्स इशू करना चाहती है, मगर मार्केट रिस्क की वजह से ये कंपनी अपने शेयर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को बोलती है आगे सेल आउट करने के लिए. इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करेगा, इनके शेयर्स को अंडर राइट कर लेगा. अंडर राइट का मीनिंग होता है कि वो the investment bank undertake the responsibility of making an arrangement to offer these shares to the public. तो ये अंडरराइट कर लेगा और बदले में अंडरराइटिंग कमीशन ले लेगा. अब ये इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करेगा, बल्क में शेयर सेल करेगा म्यूचुअल फंड कंपनी को. ये प्राइवेट इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट बैंक इसको भी सेल कर सकता है या स्ट्रेट अवे किसी भी स्टॉक मार्केट में BSE है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये वहाँ पे भी प्लेसमेंट कर सकता है. तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्या करते हैं, एक मीडिएटर का काम करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन में. इन्वेस्टमेंट बैंक a special type of bank involved in variety of large and complex financial services for large institutions. बेसिकली इनका काम है अंडरराइट करना या क्लाइंट के लिए शेयर्स को इशू करना. ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स के एग्जांपल हैं जैसे गोल्डन मैन, JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, बार्कलेज. फंक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स. फंक्शंस में अंडरराइट करेंगे डेट्स को या इक्विटी को, एड्स इन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, help in facilitating merger, acquisition and restructuring,
provide guidance to issuer regarding the issue, assist in documentation for a company to go public, assist in large and complicated financial transactions. These all are functions which are being performed by the investment banks. Next, let us talk about the credit rating. रेटिंग का मीनिंग होता है कि किसी की रेटिंग करनी है कि वेदर दैट इंस्टीट्यूशन और एंटिटी इज गुड और नॉट. क्रेडिट का मीनिंग है उसकी क्रेडिट लायबिलिटी, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को रेट करना. जैसे अगर हम किसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग कर रहे हैं, इट मीन्स हम उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को रेट कर रहे हैं कि वेदर दैट एंटिटी विल बी एबल टू पे इट्स क्रेडिट लायबिलिटीज और नॉट. Credit rating is an assessment of the credit worthiness of a borrower in general terms or with respect to a particular debt or financial obligation. A credit rating can be assigned to any entity that seeks to borrow money. कोई भी individual, corporation, कोई भी अपनी credit rating करवा सकता है. और credit rating का meaning होता है कि credit rating agency उस कंपनी को या उस एंटिटी को उसकी क्रेडिट वर्दीनेस पे रेटिंग देती है. जैसे A+ दे दिया, A दे दिया, B+ दे दिया. जिसकी जितनी ज़्यादा रेटिंग अच्छी होगी उतनी ही उसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होगी, वो कंपनी टाइमली अपने डेट्स को पे कर देगी. A credit rating not only determines whether or not a borrower will be approved for a loan, but also determine the interest rate at which the loan will need to be repaid. The better the credit rating, the lower is the interest rate. अगर पुअर है रेटिंग तो उसका इंटरेस्ट रेट हाई होगा. ये कुछ एग्जांपल है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के, जैसे क्रिसिल है, केयर है, इकरा है, समीरा है. इस तरह से बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं जो इंडिया में वर्क करती हैं. क्रिसिल जो है वो सबसे पुरानी रेटिंग एजेंसी है. नेक्स्ट है डिपॉजिटरी सर्विसेज. डिपॉजिटरी सर्विसेज में क्या होता है कि हम अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं फिजिकल फॉर्म से कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. और जो डिपॉजिटरी सर्विसेज है, जो डिपॉजिटरीज हैं, वो एक मीडिएटर का काम करते हैं. जैसे इंडिया में NSDL है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड ऑफ इंडिया. वो क्या करते हैं, एक मीडिएटर का काम करते हैं शेयर ट्रांसफ़र के लिए. देखिए जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड ऑफ इंडिया. इसमें देखिए ये क्लाइंट 1 है, सेलिंग क्लाइंट एक है, बाइंग क्लाइंट. अब सेलिंग क्लाइंट क्या करेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इसको DP बोला जाता है. सेलिंग क्लाइंट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट 1 DP1 को बोलेगा दैट ही वांट्स टू सेल हिज शेयर्स. तो जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन अपनी देगा, इसके शेयर इस पूल अकाउंट में होते हैं. पूल अकाउंट का मतलब है कि इसके सारे शेयर यहाँ रखे हुए हैं. जैसे बैंक में हमारा अकाउंट क्रेडिट होता है और अगर बैंक में से पैसा विड्रॉ करते हैं तो डेबिट हो जाता है, सिमिलरली इस पूल अकाउंट में अगर हमारे शेयर्स अभी हैं तो पूल अकाउंट क्रेडिट है. जैसे ही पूल अकाउंट से शेयर ट्रांसफ़र किए जाएंगे पूल अकाउंट डेबिट हो जाएगा. सेलिंग क्लाइंट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को इंस्ट्रक्शन देगा और क्लियरिंग मेंबर 1 इंस्ट्रक्शन लेने के बाद इस पूल अकाउंट को डेबिट करके इस डिलीवरी अकाउंट को क्रेडिट कर देगा. अब ये पूल अकाउंट से शेयर हमारे डिलीवरी अकाउंट में क्रेडिट हो गए. इसके बाद क्लियरिंग मेंबर 1 क्लियरिंग कॉरपोरेशन या क्लियरिंग हाउस के पास जाएगा और बोलेगा कि उसके शेयर्स रेडी हैं ट्रांसफ़र होने के लिए. और यहाँ से बाइंग क्लाइंट भी किसको इंस्ट्रक्शन देगा, DP2 को. वो बताएगा कि उसको कौन सी कंपनी के कितने शेयर चाहिए. और जैसे ही शेयर यहाँ से ट्रांसफ़र होके आएंगे इसका पूल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट. सेलिंग क्लाइंट का पूल अकाउंट डेबिट होगा, बाइंग क्लाइंट का पूल अकाउंट क्रेडिट होगा. जैसे ही इंस्ट्रक्शन आएंगी डिलीवरी अकाउंट से शेयर क्लियरिंग हाउस में चले जाएंगे और क्लियरिंग मेंबर 2 के थ्रू ये शेयर्स बाय कर लेगा. इस तरह से NSDL या हमारे डिपॉजिटरी सिस्टम काम करता है. नेक्स्ट है फैक्टरिंग. फैक्टरिंग का मीनिंग होता है फैक्टर एक ऐसी एजेंसी है ये जो क्या करता है, कंपनी के रिसीवेबल्स पे काम करता है. एक एग्जांपल से समझिए इसको. अगर कंपनी A है और उसने मार्केट में उधार पे या क्रेडिट पे चीज़ें बेची हुई हैं या मार्केट से उसका पैसा अभी ड्यू है आना, तो वो क्या करेगी, कंपनी A एक पर्सन अपॉइंट करेगी, एक एंटिटी को अपॉइंट करेगी जो होगा फैक्टर. वो फैक्टर क्या करेगा, कंपनी A के बिहाफ पे सबके सब रिसीवेबल
कंपनी ए से ले लेगा और खुद उनको मैनेज करेगा। जैसे कंपनी ए ने मार्केट से 1 लाख रुपीज़ लेने हैं, तो कंपनी ए अपने रिसीवेबल्स फैक्टर को डिस्काउंट पे दे देगी। अगर इसको कैश की नीड होगी तो कंपनी ए अपने 1 लाख रिसीवेबल्स फैक्टर को दे देगी और 1 लाख के बदले 90,000 ले लेगी और फैक्टर को बोलेगी कि रिमेनिंग जो भी अमाउंट आएगा वो फैक्टर रिसीव करेगा। अब कंपनी ए ने अपने रिसीवेबल्स दे दिए फैक्टर को और फैक्टर ने डिस्काउंटेड रेट पे कंपनी ए को 90,000 रुपीज़ पे कर दिए। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? फैक्टर की हुई है रिसीवेबल्स या डेट्स कलेक्ट करने की। तो जो फैक्टर्स हैं वो कमीशन पे काम करते हैं। ये देखिए, कंपनी ने अपने रिसीवेबल असाइन कर दिए फैक्टर को और फैक्टर ने पेमेंट कर दी डिस्काउंटेड रेट पे। जैसे 1 लाख अगर रिसीवेबल्स से फैक्टर ने पे कर दिए 90,000 और अब फैक्टर क्या करेगा? इस डेटर से खुद से पेमेंट कलेक्ट करेगा। फैक्टर की इनकम क्या होगी? ये 1 लाख रुपीज़ रिसीव किए इसने, इसमें से 90,000 कंपनी को पे कर दिए और 10,000 इसकी इनकम होगी। थैंक यू।